डॉन 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 डॉन। आज ये दास्तां है हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज अभिनेता की जिसकी दमदार आवाज, गजब की डायलॉग डिलीवरी और एंग्री यंग मैन की छवि ने उसे बना दिया बॉलीवुड का महानायक। ये कहानी है अमिताभ बच्चन की। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, ये कहानी है उस अभिनेत्री की भी जिसने अपने करियर की बुलंदियों पर खड़े होकर लिया था एक ऐसा फैसला जिसे उस समय लोग पागलपन कह रहे थे। उस अभिनेत्री ने शादी कर ली एक ऐसे फ्लॉप अभिनेता से जिसे उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री ठुकरा चुकी थी, और वो अभिनेत्री थी जया बच्चन। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ। जया ने अपने प्यार पर भरोसा किया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका यही फैसला उनकी जिंदगी को एक दिन बना देगा रुसवाई, तन्हाई और दर्द की कहानी। यही होता था ना मुझसे पहले, आधी आधी रात को लड़कियों के टेलीफोन, उनकी सुनते और खुद की सुना। लेकिन इस कहानी में सिर्फ दो लोग नहीं हैं, इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती के चर्चे 7 समंदर पार तक होते थे, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वो थी रेखा। लेकिन कहते हैं कभी कभी खूबसूरती सिर्फ दिल नहीं जीतती, वो रिश्तों में तूफान भी ले आती है। छोड़ो, नहीं छोड़ो, छोड़ो, हाथ छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ो। नहीं, बैठे रहिए चुपचाप। आप कोई लाट साहब नहीं है, जब चाहे शोर मचाएंगे और आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर कैसे एक शादीशुदा सुपरस्टार का दिल आ गया उस अभिनेत्री पर? कैसे बॉलीवुड का सबसे चर्चित लव ट्रायंगल बना अमिताभ, जया और रेखा के बीच, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार चढ़ गया शक, लड़ाई और गुस्से की भेंट। मुझे इस पे जितना गर्व था, इतनी ही आज मुझे इस पे शर्म आ रही। इंसान इतना भी गिर सकता है? उसे कहो जाए और देखे फूल जैसी लड़की की क्या हालत होती है। इसे तौबा का मर जाना अच्छा था। और क्यों आज भी इस कहानी के कई राज खामोशियों में छिपे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड के सबसे रहस्यमय रिश्ते की पूरी कहानी। धड़कने कुछ कहना चाहे, कह नहीं पाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। 1960 के दशक के आखिर में एक लंबा दुबला पतला लड़का मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने आया था। उसकी आवाज भारी थी, चेहरा अलग था और पर्सनालिटी भी उस दौर के हीरो जैसी नहीं थी। इसी वजह से कई प्रोड्यूसरों ने उसे साफ मना कर दिया, और वो लड़का था अमिताभ बच्चन। कहा जाता है कि उस दौर में अमिताभ बच्चन को लगातार फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा। कई लोग उन्हें अनलकी हीरो तक कहने लगे थे। नतीजा ये निकला कि लगातार फ्लॉप होते हुए अमिताभ को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था सिवाय वापस गांव लौट जाने के। बचपन से सुनता आ रहा हूं कि भगवान है, खुदा है। कहां तुम्हारा भगवान, तुम्हारा खुदा? ये झूठ है। तुम्हारी किताबों में जो कुछ भी लिखा वो सब झूठ है। सच्चाई ये है तुम्हारे सामने। अमिताभ जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें सिर्फ अंधकार नजर आ रहा था, लेकिन उसी अंधकार में उजाले की किरण बनकर आई एक लड़की, जया भादुरी। छोटी सी मुस्कान, मासूम चेहरा, लेकिन दिल बेहद मजबूत। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए। जया
कुछ समय पहले से ही एक सफल अभिनेत्री बन चुकी थी। फिल्म गुड्डी से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। कहते हैं कि जया ने अमिताभ में वो प्रतिभा देख ली थी जो शायद उस समय दुनिया नहीं देख पा रही थी। जिस वक्त सारी हीरोइन अमिताभ के साथ काम करने से बच रही थी, उनका मानना था अमिताभ के साथ काम करने में उन पर फ्लॉप का ठप्पा लग जाएगा। उस वक्त जया भादुड़ी ने अमिताभ पर भरोसा जताया। उन्हें ना जाने क्यों लगता था कि ये लड़का कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। पिताजी कहते हैं विश्वास में ही सब कुछ है, बहस में नहीं। मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। जया ने न सिर्फ अमिताभ का साथ दिया बल्कि उनके साथ फिल्म में काम करने का एक बड़ा रिस्क भी उठाया। और फिर आया साल 1973 जब फिल्म जंजीर रिलीज हुई। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक नया सुपरस्टार दे दिया था और इसी फिल्म ने जन्म दिया एंग्री यंग मैन को। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ और जया के रिश्ते ने भी एक नया मोड़ ले लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे और फिर अचानक दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। 1973 में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी शादी के बंधन में बंध गए। कहा जाता है कि अमिताभ किसी काम से विदेश जा रहे थे और वो अपने साथ जया को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन इसके खिलाफ थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर साथ विदेश जाना है तो पहले शादी करनी होगी और इसी के बाद दोनों ने जल्दबाजी में शादी कर ली। कुछ सालों तक उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1970 के दशक के बीच में बॉलीवुड में एक अभिनेत्री का जादू छाया हुआ था। उनकी खूबसूरती, उनकी अदाएं और उनका स्क्रीन प्रेजेंस सबको दीवाना बना देता था। वो थी रेखा। 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग शुरू हुई। इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन और रेखा साथ काम कर रहे थे। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार और चर्चाओं में बदल गई। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में। फिल्म मैगजीनों में खबरें आने लगी कि अमिताभ और रेखा एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन खबरों के पीछे वजह ये थी कि अब अमिताभ और रेखा एक के बाद एक फिल्में साथ में करने लगे और एक दूसरे को ज्यादा समय देने लगे थे। मैं आपके जन्मदिन पर मुबारकबाद न दे सका, उसकी सजा मैं खुद अपने लिए तजवीज करता हूँ। इस तारीख को हर महीने आपको फूलों का गुलदस्ता भेजता रहूंगा। हालांकि ये सब तब तक सिर्फ अफवाहें ही कही जाती रहीं, जब तक एक घटना नहीं घटित हो गई थी। ये ऐसी घटना थी जिसके बाद इन अफवाहों पर ये मोहर लग गई थी कि वाकई रेखा और अमिताभ के बीच में कुछ चल रहा है। दरअसल 1977 में अमिताभ बच्चन और रेखा की दो फिल्में रिलीज हुई, अलाप और खून पसीना। इसके बाद साल 1978 में एक बार फिर दोनों की जोड़ी पर्दे पर सामने आई। इस फिल्म का नाम था गंगा की सौगंध, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे इन दोनों के रिश्तों की खबरों ने आग में घी का काम किया। इस मूवी के सेट पर किसी बात की वजह से रेखा के साथ एक को एक्टर ने उनसे बदतमीजी कर दी। फिर क्या था, अमिताभ बच्चन ने ये देखा और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना आपा खो दिया। चुप चुप साला, एक रपट मारेगा तुम्हारा फेस का ज्योग्राफिया बदल जाएगा, समझा? रेखा के पीछे अमिताभ की इस हद तक दीवानगी ने फौरन मीडिया का ध्यान खींचा और फिर उस वक्त सभी मीडिया हाउस ने इस खबर को प्रमुखता से छापा कि अमिताभ और रेखा के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया ने यहाँ तक कहा कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने गुपचुप तरीके से शादी भी रचा ली है और एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।
ये ऐसी खबरें थी जो जया बच्चन को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, साथ ही अमिताभ और जया बच्चन के बीच दरार डालने का काम कर रही थी। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हालांकि जया बच्चन सब कुछ सहती जा रही थी, उन्हें अभी भी इस बात की उम्मीद थी कि उनके पति उन्हें धोखा नहीं दे सकते। ये सारी बातें अफवाह हैं। मैं जानती हूँ कि आप सब अमित जी को बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं आप लोगों से ज्यादा या कम, मगर मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। जया अपने दिल को किसी तरह तसल्ली दे रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका दिल दो टुकड़ों में बट गया। इसी समय ऋषि कपूर और नीतू शादी कर रहे थे, जहां अमिताभ, जया और रेखा तीनों को इनवाइट किया गया। अपनी दोस्त नीतू की शादी में पहुंची रेखा ने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे न सिर्फ मीडिया बल्कि जया बच्चन के होश उड़ा दिए। दरअसल इस शादी में रेखा एक मैरिड वुमेन बनकर आई थी। तन पर साड़ी, मांग में सिंदूर और गले में पड़े मंगलसूत्र ने मीडिया का सारा ध्यान खींच लिया था। वो एकदम शादीशुदा महिला लग रही थी। अब महफिल में सबकी नजर रेखा पर ही थी और रेखा वहां पहुंच गई थी जहां अमिताभ बच्चन खड़े थे। किसी बात और गॉसिप की परवाह किए बगैर रेखा बड़े ही आसानी से अमिताभ के पास पहुंच गई और उनसे कैजुअली बातें करने लगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात ये थी कि वहाँ अमिताभ के पास जया बच्चन भी मौजूद थी और अब उनके लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन हो रहा था। जो जया बच्चन इतने दिनों से बर्दाश्त करती आ रही थी, अब उनका भी सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और सर झुकाए रोती रहीं। उमा, उमा, उमा। हालांकि बाद में रेखा ने अपने इस शादीशुदा लुक के पीछे सफाई भी दी। रेखा ने कहा वो नीतू की शादी में सीधा सेट से आई थी, जिसकी वजह से वो मांग से सिंदूर हटाना भूल गई थी। रेखा भले ही सफाई दे रही थी, लेकिन ये सबको पता था कि असल में वजह क्या रही होगी। खैर, अब सबकी नजर जया बच्चन पर थी कि वो पब्लिकली क्या बयान देती हैं और कैसे रिएक्ट करती हैं। लेकिन जया बच्चन ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और कोई बयानबाजी नहीं की। एक दिन जब अमिताभ बच्चन किसी फिल्म के सिलसिले में शहर से बाहर थे, तो जया बच्चन ने रेखा को अपने घर खाने पर इनवाइट किया। जया के इस इनविटेशन को रेखा ने स्वीकार किया और वो उनके घर जा पहुंची। कोई और होता तो वो इस हालत में अपना आपा खो देता, लेकिन जया बच्चन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने रेखा की बहुत अच्छे से खातिरदारी की, खाना खिलाया, घर घुमाया। अब जब रेखा वापस जाने लगी तो जया ने उनसे कहा कि कुछ भी हो जाए वो अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ेंगी। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है। जया के मुंह से ये बात सुनते ही शायद अब रेखा को ये रियलाइज हो चुका था कि वो कभी भी मिसेस बच्चन नहीं बन पाएंगी। इसी बीच यश चोपड़ा ने एक फिल्म का ऐलान किया जिसकी स्टार कास्ट ने लोगों को हैरान कर दिया। ये फिल्म थी सिलसिला, जिसमें अमिताभ, रेखा और जया को एक साथ कास्ट किया गया था। हालांकि पहले इसकी कास्ट कुछ और थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। कहा जाता है कि ये फिल्म इन तीनों की रियल लाइफ स्टोरी थी। बावजूद कि ये तीनों इस फिल्म को करने के लिए कैसे राजी हुए, ये बात समझ से बाहर थी। फिल्म रिलीज हुई और जैसा कि अनुमान था कि उसी के मुताबिक फिल्म खूब हिट रही। इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती, उसकी शादी हो गई। जी हाँ, इस देश में पति प्रेमी नहीं होता। अगस्त 2010 को बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने ये स्वीकार किया था कि फिल्म बनाते हुए वो काफी डरे हुए थे, क्योंकि उस वक्त इन तीनों के बीच पहले से ही तनातनी बनी हुई थी। यहाँ आपको बताते चले कि सिलसिला फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और जया घर से एक साथ आते थे, साथ खाना खाते थे और साथ ही घर वापस जाते थे। जाहिर है जया पत्नी थी तो ये नेचुरल था, लेकिन इन सब की वजह से रेखा अमिताभ के द्वारा इग्नोर होने लगी और इन दोनों कथित प्रेमियों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो।
इसी के बाद एक और हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन एक बड़े हादसे का शिकार हो गए और महीनों हॉस्पिटल में कोमा में पड़े रहे। जब अमिताभ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे तो रेखा खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जा पहुंची, लेकिन रेखा को अमिताभ से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद रेखा को इस घटना से बेहद धक्का लगा और यही इन दोनों के रिश्ते का आखिरी दिन साबित हुआ। इसके 2 साल बाद 1984 में फिल्म फेयर को दिए गए थ्रो बैक इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ अपने अफेयर को लेकर खुलकर बात की, जिसमें इन्होंने कहा कि उस दिन मुझे मौत मंजूर थी पर बेबसी का ये एहसास मंजूर नहीं था। राम, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं अपना प्यार किसी के साथ नहीं बांट सकती राम, किसी के साथ नहीं बांट सकती। खैर, भले ही अब इस किस्से का अंत हो चुका था, लेकिन रेखा के अंदर से अमिताभ बच्चन का प्यार शायद ही कभी खत्म हुआ हो। रेखा इस प्यार में खुद को जलाती रही। उन्होंने कभी शादी ही नहीं की और बिन ब्याही पत्नी की तरह एक अभागन की जिंदगी जीती चली आ रही हैं। आज भी रेखा की आंखों में अधूरे प्यार की मायूसी साफ देखी जा सकती है। भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं। रेखा एक ऐसी पहेली है जिन्हें शायद ही इतनी आसानी से कोई समझ सकता है। बहुत दिनों तक रेखा के शादी ना करने के पीछे यही वजह बताई जाती रही कि वो अमिताभ बच्चन के अलावा किसी और को पति के तौर पर नहीं देख पा रही हैं। लेकिन बीते साल कुछ ऐसी खबरें आईं जिसने इस पूरी थ्योरी को ही बदल कर रख दिया। ऐसा कहा गया कि उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना के साथ उनके समलैंगिक संबंध हैं। यही वजह है कि उन्होंने शादी नहीं की। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी किताब यूरेका में इस बारे में दावा करते हुए इस राज से पर्दा उठाया। किताब में लिखा गया कि रेखा लंबे समय से बांद्रा के जिस सी स्प्रिंग बंगले में रहती हैं, इसमें अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है सिवाय एक शख्स के, जो है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना। अमिताभ के रेखा के साथ रिश्तों ने उनकी शादीशुदा जिंदगी पर बहुत असर डाला, खासकर पत्नी जया बच्चन पर। जया भले ही खुलकर कुछ कह नहीं पाती हूँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक आग जलाए बैठी थी जिसमें वो खुद को झुलसा रही थी। जया की ये चुप्पी उनके स्वभाव को पूरी तरह से बदल रही थी। वो लड़की जो बेहद सीधी सादी और भोली भाली नजर आती थी, अब वो बेहद चिड़चिड़ी और गुस्सैल महिला बन चुकी थी। And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. I don't care. I'm not asking him to care. He has to care. He's on the chair. He has to. जया के अंदर ही अंदर जो गुस्सा जन्म ले चुका था, वो कभी मीडिया पर निकलता तो कभी संसद में। वो छोटी से छोटी बात पर ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। वो कभी फोटो लेने की वजह से किसी पर बरस पड़ती तो कभी किसी सवाल से इतना आग बबूला हो जाती कि अपना आपा खो बैठती। मोबाइल से क्यों ले रहे हैं आप? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? पूछा मुझसे आपने? ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। जया के स्वभाव ने उन्हें एक बिगड़ैल गुस्से वाली महिला का तमगा दे दिया है। हालांकि शायद ही कोई ऐसा हो जो उनके अंदर की उस पीड़ा को समझ पा रहा हो जो उन्होंने चुपचाप बिना कुछ बोले घुट घुट कर अंदर ही अंदर सहा था। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। कहते हैं खुद का किया हुआ औलादों के सामने आता है। ऐसा ही कुछ हुआ बच्चन परिवार में। वो परिवार जो अनुशासन के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे इसकी दीवारें दरक चुकी थी। बच्चन परिवार में एक और उनकी बेटी श्वेता है जो अपने पति को छोड़कर घर पर बैठी है, और दूसरी ओर उनके बेटे और बहू हैं जो आज अलग होने की कगार पर खड़े हैं। अमिताभ बच्चन ने जिस अलगाव की शुरुआत की थी, वही आग अब बढ़ते हुए उनके पूरे परिवार को तबाह करने तक जा पहुंची है। श्वेता बच्चन की जिंदगी और अभिषेक ऐश्वर्या के रिश्तों पर जल्द ही हम आप तक एक ऐसी विस्तृत रिपोर्ट ला रहे हैं जिसे अब तक शायद ही किसी ने बताया हो। जल्दी ही हम इस कड़ी का भाग 2 आप तक पहुँचाएंगे।
वापस आते हैं इस स्टोरी पर। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा तीनों ने कभी भी इस कहानी को खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन बॉलीवुड का ये लव ट्रायंगल आज भी सबसे चर्चित रहस्य है। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ खामोशियों में जिंदा रह जाती हैं। दोस्तों, अमिताभ, जया और रेखा के इस लव ट्रायंगल के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर इस वीडियो के दूसरे भाग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।